हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में बायोलॉजी साइंस में आपका जो टॉपिक चल रहा है वृक्क, उसी से वृक्क की आज क्रियाविधि पढ़ेंगे कि कैसे जो है वृक्क काम करता है, यानी वृक्क कैसे हमारे रुधिर से अनेक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों को अलग करता है। जैसा कि आज की हेडिंग है वृक्क की क्रियाविधि, तो देखिए क्या है, आपको पता है कि वृक्क जो है हमारे शरीर में, यानी वृक्कों का जो प्रमुख कार्य है वो हमारे शरीर में यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को शरीर से आदि को रुधिर से अलग करके जो है मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। तो वृक्क कार्य कैसे करते हैं वो हम आज इसमें पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त जो है वृक्क रुधिर में उपस्थित जल व लवणों को शरीर से निकालकर जो है जल संतुलन और लवण संतुलन में भी जो है बनाए रखते हैं, या लवण संतुलन को भी करने में मदद करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। वृक्क की क्रियाविधि बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया है और बहुत ही कम शब्दों में लिखा गया है, जिससे आप आसानी से समझ पाओगे। वृक्क की नलिका की मैलपीगी कणिका में उपस्थित केशिकाओं के जाल केशिका गुच्छ में एक रुधिरवाहिनी से रुधिर प्रवेश करता है। देखिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसमें आपको बताया है कि कहाँ पर जो है मैलपीगी कणिकाएं होती हैं और कौन आपका केशिका गुच्छ होता है। तो ये वाला हिस्सा जो है, इससे पूरे को बोमेन संपुट बोलते हैं, यानी इस पूरे हिस्से को बोमेन संपुट बोला जाता है। और इसी बोमेन संपुट के हिस्से में ये मैलपीगी कणिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसमें पहली लाइन बताई गई है कि उपस्थित केशिकाओं के जाल केशिका गुच्छ में एक रुधिरवाहिनी से रुधिर प्रवेश करता है। तो जो ये केशिका गुच्छ है या केशिका वाहिनी है, यानी ये ऊपर की वृक्क धमनी की शाखा है, यहाँ से इस केशिका गुच्छ में जो है रुधिर प्रवेश करता है। ये कई केशिकाओं का जाल है जो कि केशिका गुच्छ जैसा प्रतीत होता है, गुच्छ जैसा प्रतीत होता है। केशिका गुच्छ में जितना रुधिर प्रवेश करता है उतना बाहर नहीं निकलता। देखिए केशिका गुच्छ में जितना रुधिर अंदर प्रवेश कर जाता है उतना रुधिर बाहर नहीं निकलता, और इसके अंदर कुछ न कुछ रुधिर अवश्य रूप से बचा रहता है, और जिससे यहाँ रुधिर का दाब बढ़ जाता है। यानी इसी केशिका गुच्छ में जो है रुधिर का दाब बढ़ता है, और रुधिर के दाब बढ़ने से क्या होता है कि इस दाब पर, यानी इस दाब से रुधिर कोशिकाओं में या रुधिर कोशिकाओं व प्रोटीन को छोड़कर रुधिर का अधिकांश भाग छनकर संपुट में आ जाता है। तो इसी कारण क्या होता है, जो ये केशिकाएं हैं, यानी इन केशिकाओं में जब रुधिर का दाब बढ़ता है तो दाब बढ़ने के कारण जो है रुधिर में अधिक दाब हो जाने के कारण जो रुधिर केशिकाएं हैं, यानी रुधिर कोशिकाओं वह प्रोटीन को छोड़ करके, यानी केवल दो चीजों को छोड़ करके क्या होता है कि रुधिर का अधिकांश भाग केशिका गुच्छ की जो पतली भित्ति है उससे छन करके जो है संपुट में आ जाता है। यानी इस केशिका गुच्छ की जो पतली भित्ति है इससे छन करके इस संपुट वाले हिस्से में आ जाता है। और आगे देखिए क्या होता है, जब ये छना हुआ द्रव वृक्क नलिका के कुंडलित भाग में आगे बढ़ता है, यानी अब ये यहाँ पर द्रव छन गया और छनने के बाद जो ये कुंडलित वृक्क नलिका है, इसी कुंडलित वृक्क नलिका में आगे बढ़ेगा, यहाँ से आकर के यहाँ आएगा और यहाँ से और आगे आएगा। तो जैसा कि आपको बताया, फिर से देख लेते हैं कि वृक्क नलिका की मैलपीगी कणिका में उपस्थित केशिकाओं के जाल केशिका गुच्छ में एक रुधिरवाहिनी से रुधिर प्रवेश करता है। तो जो ये पूरा संपुट है, इस संपुट को ही मैलपीगी कणिकाएं कहते हैं। इसमें केशिका गुच्छ जो है उसी से, यानी उसमें एक रुधिरवाहिनी आती है जिससे इसमें रुधिर प्रवेश कर रहा है, और जितना रुधिर इस रुधिरवाहिनी यानी केशिका गुच्छ में प्रवेश करता है
उतना रुधिर बाहर नहीं निकलता है। तो जब बाहर नहीं निकलेगा तो जिससे यहाँ रुधिर का दाब बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर रुधिर का दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने के कारण यानी दाब अधिक हो जाने के कारण क्या होता है कि अधिक दाब के कारण जो रुधिर केशिकाएं वह प्रोटीन को छोड़ करके अधिकांश हिस्सा जो है रुधिर का वो संपुट की जो केशिका गुच्छ की पतली भित्ति है उससे छन करके संपुट में आ जाता है। यानी जब रुधिर केशिकाएं प्रोटीन को छोड़ेंगी और रुधिर केशिकाएं छूटेंगी, बाकी इसके अतिरिक्त रुधिर का सारा भाग छन करके जो है, और वो भी केशिका भित्ति से छनेगा क्योंकि वो पतली भित्तियां होती हैं केशिका की, केशिका गुच्छ की, छन करके रुधिर जो है संपुट में आ जाता है। अब क्या होता है कि इस छने हुए द्रव में जो है अधिकांश जल यानी अधिकतर जो छना हुआ द्रव होता है उसमें जल होता है, और जल के अतिरिक्त अन्य घुलनशील पदार्थ जैसे यूरिक अम्ल, यूरिया, ग्लूकोज, अनेक लवण आदि उपस्थित होते हैं उस छने हुए भाग में। वो नहीं लिखा गया है। आगे जब ये छना हुआ द्रव वृक्क नलिका के कुंडलित भाग में आगे बढ़ता है तो रुधिर केशिकाएं लाभप्रद पदार्थों को अवशोषित करके पुनः रुधिर में पहुंचा देती हैं। यानी यही जो छना हुआ द्रव था ये वृक्क नलिका में आगे बढ़ेगा, और वृक्क नलिका में जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा छना हुआ द्रव कुंडलित भाग में, तो उस भाग में रुधिर केशिकाएं क्या करती हैं, जो लाभप्रद पदार्थ हैं जैसे ग्लूकोज और कुछ लवण, जल आदि को अवशोषित कर लेती हैं, और अवशोषित करने के बाद पुनः रुधिर में पहुंचा देती हैं। बाकी फिर से ये रुधिर में ही पहुंचा देती हैं इस पदार्थ को, बाकी जितना होता है वो अवशोषित करती जाती हैं। और अवशोषित करने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वृक्क में हानिकारक पदार्थ रह जाता है, यानी जितने भी यूजफुल पदार्थ होते हैं वो सारे यूजफुल पदार्थ रुधिर केशिकाएं क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, और अवशोषित करने के बाद रुधिर केशिकाएं जो जितने भी लाभप्रद पदार्थ होते हैं, ग्लूकोज, लवण, जल लाभप्रद पदार्थ हैं, इनको अवशोषित करने के बाद बाकी रुधिर को फिर से वो वही पहुंचा देती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है वृक्क में या जो है वृक्क के हिस्से में यूरिया, यूरिक अम्ल और हानिकारक पदार्थ जो है इकट्ठा हो जाते हैं या रह जाते हैं, और यही हानिकारक पदार्थ जो है मूत्र कहलाते हैं। और ये हानिकारक पदार्थ मूत्र कहलाते हैं, और इस मूत्र नलिका यानी ये नलिका वृक्क नलिका के माध्यम से ये आते हैं संग्रह नलिका में। संग्रह नलिका में ये क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, यानी मूत्र जो है वृक्क नलिका से संग्राहक नलिका में होता हुआ मूत्र वाहिनी में पहुंच जाता है। तो इसी नलिका के अंदर जितनी हमारी रुधिर केशिकाएं थी वो लाभप्रद पदार्थ को यूज कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, और बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल है यूरिक अम्ल, यूरिया और हानिकारक लवण, इनको जो क्या करती हैं ये संग्रह नलिका में यानी इस वृक्क नलिका के माध्यम से ये संग्रह, क्योंकि ये संग्रह नलिका थी, इस संग्रह नलिका में ले आती हैं, और इस संग्रह नलिका में जो आता है ये मूत्र होता है, और ये मूत्र यहाँ से यानी इस संग्रह नलिका से यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी में पहुँचता है, और मूत्र वाहिनी से द्वारा मूत्राशय यूरेथ्रा में पहुँच जाता है। क्योंकि आपको पता है यूरेथ्रा मूत्र को कुछ समय के लिए जो है एकत्रित कर लेता है, और समय समय पर मूत्र जो है मूत्राशय से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी पूरा जो कार्य है इस केशिका गुच्छ और संपुट का लेकर के वृक्क नलिका का ही है, और वृक्क नलिका के बाद संग्रह नलिका। ये थी वृक्क की क्रियाविधि, छोटा सा था, और ये चित्र आप पहले भी बना चुके हो, ये यहाँ पर आपको थोड़ा समझने के लिए बनाया हुआ था। बाकी आपकी इम्पॉर्टेंट है वृक्क की क्रियाविधि, आप इसको बहुत ही कम शब्दों में लिखी हुई है, आप इसको लिख करके अच्छे से पढ़ना।